Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। आइए शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India jumps to the 40th rank in the Global Innovation Index. Key domestic indices ends lower yesterday. Sensex closes at 57,920 points. Nifty settles at 17,185 level. And US stocks slump yesterday after Fed officials decide to take measures to bring down inflation. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वें स्थान पर पहुंचा। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 57,920 दर्ज हुआ, निफ्टी 17,185 पर आया और अमेरिका में मुद्रास्फीति घटाने के लिए फेडरल रिजर्व अधिकारियों के उपायों के फैसले से शेयर बाजार में देखी गई गिरावट। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप सबों से आग्रह कि हमारे साथ लाइन पर कुछ पल बने रहिए। पहले कुछ खबरें, उसके बाद हम आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक के 10 शीर्ष देशों में भारत को शामिल कराने के लिए निरंतर प्रयास चलते रहने चाहिए। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन और पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से ऊपर उठकर 40वें पायदान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि नवाचार से कुशलता बढ़ती है, साथ ही लागत में कमी भी आती है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश के नवाचार परिवेश में पारदर्शिता, समर्पण, कुशलता और गति महत्वपूर्ण होगी। We have a first caller online with us, Amar Singh from Delhi. A warm welcome. Please go ahead and ask your question. अमर जी, आप हमारे साथ लाइन पर हैं। और सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार। और शरद कोहली जी को मेरा प्रणाम। नमस्कार जी, प्रणाम अमर सिंह जी। सर कोहली साहब, आपकी क्लास अटेंड करके केजी का बच्चा भी यूपीएससी, नीट और जी क्रैक कर सकता है, इसके लिए धन्यवाद। मेरा सवाल थोड़ा शेयर मार्केट से हटके है। इंडिया में एक इंडस्ट्री है, गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। गारमेंट्स बनते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं जी। जो मतलब इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स हैं उनके जी। तो और दिल्ली एनसीआर में बहुत संख्या में है इनकी फैक्ट्रियां जी। तो बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, रिसेशन की बात कर रहे हैं, मंदी की बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे थे जी। तो ये जितने ब्रांड्स है ये तो सब वेस्ट में ही हैं, अमेरिका, यूरोप में जी। इस इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा क्या इसका और कितना पड़ेगा? दूसरी बात है कि
अमर सिंह जी, देखिए बिल्कुल असर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने ठीक कहा। और साउथ में मुझे याद है एक शहर है तिरुपुर, जहां पर बहुत सारे गारमेंट्स, मैं खुद उन यूनिट्स में गया हुआ हूं, और वहां पर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के गारमेंट्स बनते हैं भारत में, और बड़े फक्र से उसको पश्चिमी देशों के लोग, हमारे यहां से भी जो लोग वहां जाते हैं, उसको पहनते हैं। और बड़ा खुशी होती है जब आप नीचे मेड इन इंडिया लिखा होता है और गारमेंट पे स्टैंप, क्वालिटी बिल्कुल अप टू द मार्क होती है। जी हाँ, बिल्कुल रिसेशन का असर पड़ेगा। अगर रिसेशन अमेरिका, यूरोप में आता है तो रिसेशन का एक सिम्टम होता है कि उसमें मांग गिरती है, लोगों की इनकम सिकुड़ जाती है। तो लाजमी बात है कि आपने जो खर्चा करना है, हाँ कुछ जरूरी कपड़े हैं तो वो तो खरीदेंगे, पर जो आप लग्जरी के लिए एडिशनल ड्रेसेस लेते हैं, एडिशनल गारमेंट्स लेते हैं, तो उसमें आप अपना कटौती करते हैं। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, पर पहले के मुकाबले। और ये डिपेंड करेगा अमर सिंह जी के किस एक्सटेंट तक रिसेशन आता है, और ये भी डिपेंड करेगा कि कितने दिन तक रहता है। अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है, और मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि 2022 के अंत में, यानी कि दिसंबर तक, अब से करीब 2 महीने बाद के आखिर में आपको इसके असर दिखने लग जाएगा। और हो सकता है कि अगर कुछ चमत्कारी नहीं हुआ तो ये पूरे 2023 में हमें परेशान कर सकता है। और भारत में इसको जो आपने सवाल पूछा, इसको हम कैस्केडिंग या रिपलिंग इफेक्ट कहते हैं। भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इफेक्ट होती है उसमें, पर कोई बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है अमर सिंह जी। जब एक रास्ता बंद होता है तो और रास्ते खुलते हैं। हो सकता है हमको एक्सपोर्ट्स की ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसे देशों से मिल जाए जहां पर रिसेशन नहीं है। तो बाकी आपकी बात ठीक है कि थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा, और मिल भी रहा है, अभी से ही दिखाई देने लग गया है। जी, दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं भारत भूषण। स्वागत है आपका भारत जी, सवाल पूछें। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर नमस्कार हैं। हाँ नमस्कार भारत भूषण जी। सर पहले तो श्रोताओं की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, सटीक और सरल जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे देश में ये अपना एक जिस कंपनी का लिस्ट नहीं है, वो पूछ सकता हूँ ना, नाम ले सकता हूँ कंपनी का? हम विशेष कंपनी की बात तो नहीं करते, आप उसको जनरल करके पूछिए तो अच्छा। ठीक है सर। मतलब दूध के क्षेत्र में जो उत्पादन है सर हमारा, हम विश्व के स्तर पे बड़े उत्पादक जरूर हैं, हमारे घरेलू खपत ज्यादा होने की वजह से हम निर्यातक नहीं है जी। और उर्वरक हमें उतनी ही मात्रा में आयात करना पड़ता है जो हमारे देश के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि सर पशुपालन को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, कोऑपरेटिव छोटे छोटे जिलों में छोटे छोटे एक स्वयं सहायता समूह की तरह ये सरकार उसको प्रोत्साहित करे, जिससे कि दूध उत्पादन बढ़े। और दूसरा, उसी से जो गोबर होता है वो खाद के रूप में उर्वरक प्रयोग करें खेतों में, इससे हमारी जो फर्टिलाइजर की इम्पोर्ट है वो कम होगा। और सर ये आपके सजेशंस हैं, सवाल क्या है? सवाल यही है कि सर कि इस नदी जो जोड़ने की जो योजना थी सरकार की, एक महत्वाकांक्षी योजना है, तो उस दिशा में सरकार कितने आगे बढ़ गई है। और सर को एक चीज और कहना चाहूंगा, कोहली सर को जी। सर मैं जिस दिन प्रधानमंत्री देश का बनूंगा, आप मेरे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त करूंगा आपका। धन्यवाद सर। चलिए, तो मुझे अपना भविष्य का करियर का डायरेक्शन मिल गया भारत भूषण जी के द्वारा। अब तो मैं इंतजार करूंगा फिर कब मैं मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त होऊंगा। बाकी आपने बात करी, देखिए नदियों को जोड़ने का काम बहुत एक्टिवली चल रहा है। अगर आप सरफेस जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, हमारे माननीय मंत्री गडकरी साहब हैं, इस पे पर्सनली बहुत काम कर रहे हैं। उसको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स और उनमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कराने का भी बहुत तेजी से काम चल रहा है इस पर। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल दिक्कतें आ रही हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। बाकी दूध पर भी बहुत भारत भूषण जी काम चल रहा है। और जो मिल्क मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, जो बड़ी सोसाइटीज हैं, अब तो छोटी छोटी और भी बहुत सोसाइटीज सुनने को मिलती है। पहले तो हमें 1-2 बड़ी सोसाइटीज मिलती थी, अब बहुत सारी मुझे सोसाइटी, अभी पीछे मैं कहीं किसी प्रदर्शनी में था, वहां पर 15,000 टन के करीब का उनका उत्पादन पहुंच चुका है। और जब वो पशुपालन के लिए, तो इसके साथ में बढ़ावा स्वाभाविक। तो भारत भूषण जी आपका नजरिया अच्छा रहता है और सरकार उस ओर काम कर रही होती है, आप उसी ओर देखते हैं जहां काम चल रहा होता है, ये मैं कहना चाहूंगा जी। Atanu Saha joins us from Kolkata. We welcome you, Atanu. Good evening, sir. I Atanu Saha from Kolkata. What is say? We are investors. गर्व से कहिए हम इन्वेस्टर है, यही हमारा मंत्र, मार्केट मंत्र। My first question is as a long term on particular. Sir, do you listening my voice, sir? Please carry on. Okay. As a long-term investor in a particular industry, how do we calculate our achievements, sir? As a long-term investor or long-term in a particular industry,
how do we calculate our achievement? Thank you, sir. Mr. Sahab, it's good to be an investor. As I keep saying, people come as investors and they become traders. Nothing wrong in becoming a trader, just that it requires a very high degree of expertise. Now, how do you measure your achievement? I think, Mr. Saha, the best way to measure your achievement is by the value addition you have done to your investment. So if you invested 100 rupees and your investment in 5 years has become 500 or 400 or 300, whatever, I think that is the best measuring scale. Investments are done with an objective to grow your investment and to make money out of it. So I think no better scale, Mr. Saha, than where have you reached in terms of money. I think that should be, this is more of a common sense based answer. If you have achieved your goal. Yeah, if you have achieved the goal, but I think goals always keep moving forward, because if I've done from 100 to 300, I would want it to become 500. But yes, a very interesting thing said by Rajesh, that if you feel you have achieved your goals, you are a good achiever. But basic measurement will be, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो तो पैसा बढ़ेगा तो पता लग ही जाएगा। जी आइए चले मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अंजलि। आपका स्वागत। हेलो जी, जुड़ चुकी हैं आप। हेलो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपकी ठीक आ रही है अंजलि जी, बताइए। अच्छा, मेरा ये शेयर बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जनरल क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए। कि हम लोग सब बैंक और सब आधार कार्ड मांगते हैं हमारे पास जी, तो वेरिफिकेशन के लिए। हाँ जी, तो वो अथॉरिटी है उनके पास? जी हाँ अंजलि जी, आजकल जो जहां भी KYC होता है, जहां पर आपको वेरिफिकेशन किया जाता है, वो आधार OTP के थ्रू होता है। हमने देखा कुछ भी आप आजकल ज्यादातर सर्विसेज में जहां भी आप KYC करते हैं, जिसको नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट कहते हैं, तो वो बिल्कुल अथॉरिटी होती है। और आधार क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है और भारतीय की पहचान है, पासपोर्ट भले हो ना हो, अगर आपके पास UID है यानी आधार है, तो उसको एक सबसे बड़ा मापदंड, सबसे बड़ा पैरामीटर और सबसे बड़ी ID इस समय देश की वो बन चुकी है। आपको जानकारी होगी, लगभग सभी नागरिकों के पास है, कुछ एक को हम छोड़ दें गिनती में, इसकी गिनती लगातार बढ़ती जा रही है और जितनी हमारी आबादी है उतने आधार कार्ड होने के हम नजदीक हैं। बिल्कुल उनके पास अथॉरिटी होती है, अगर वो आपसे लेते हैं, OTP आपके फोन पर आता है। बाकी ये ध्यान रखें अंजलि जी कि अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं और कहीं पर आप ऐसे लिंक पे दबा के पेमेंट करते हैं, तो वहां पर फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। तो इसका बिल्कुल आपका, मैं समझता हूं आपका सवाल वहीं कहीं से उपज रहा है, तो उसका आप ध्यान रखें। कहीं फाइनेंशियल पेमेंट्स का मामला हो तो वहां पर 2-3 बार एक बार वेरिफिकेशन करें, चेक करें कि कौन है लेने वाला। बाकी अदरवाइज जो वेरिफिकेशन होती है, जैसे बैंक अकाउंट खोलना है, कुछ भी और कराना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, इन सब में आजकल आधार OTP होता है। बिल्कुल उनके पास अथॉरिटी होती है, पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अंजलि जी खास ध्यान रख के आप चलें। जी, From Khajuraho, we are joined in by Jitendra. We welcome you. जी नमस्ते सर, और शरद कोहली सर को भी नमस्ते। नमस्कार जितेंद्र जी। सर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, इसमें हमारी स्थिति बार बार खराब होती जा रही है, तो क्या ये रियल में है या पश्चिमी देशों के द्वारा हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब किया जा रहा है? और दूसरा क्वेश्चन है कि एजुकेशन पीरियड के समय में भी शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते तो ये उचित है या अनुचित है? थैंक यू। जितेंद्र जी, बहुत अच्छे सवाल हैं आज आपके दोनों। और अभी मैं कुछ देर पहले ही मनोज और राजेश, मैं एक टेलीविजन चैनल पे था और इसी पर मैंने बहुत चर्चा करी ग्लोबल हमारे को उन्होंने बताया कि आप और नीचे आ गए, 107 नंबर कुछ आ गए, और पाकिस्तान, श्रीलंका हमसे आगे हैं। बड़ी हैरानी की बात थी, श्रीलंका को हमने मदद करी जब उनके यहाँ भुखमरी फैल गई थी पीछे दिक्कत में, और हमें उनसे नीचे डाल दिया गया। 2 NGO हैं, एक आयरलैंड में, एक जर्मनी में, जिन्होंने इंडेक्स निकाली है। और मैं मानता हूं कि भारत के अगेंस्ट ये एक प्रोपेगेंडा होता है, और मैं भारत सरकार के इसमें साथ खड़ा हूं कि हमें इस इंडेक्स को दरकिनार कर देना चाहिए। जो हमारे देश को बदनाम करने की चेष्टा करती है, हमें उसको बिल्कुल दरकिनार कर देना चाहिए। इसकी कोई अथॉरिटी नहीं। ऐसे आप और मैं जितेंद्र जी निकाल के एक इंडेक्स बना देते हैं ना, कि उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसमें हम कहते हैं कि चाइना से दुनिया की सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। कुछ भी हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पाकिस्तान सबसे अच्छी मैनेज की जाने वाली कंट्री है। तो आप और हम मिलकर तो कोई भी ऐसे इंडेक्स बना ले, ये कोई मान्यता प्राप्त अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, भारत के खिलाफ थोड़ा सा प्रोपेगेंडा, क्योंकि भारत का इस समय एक चमकता सितारा है, तो उसको लेके कई बार हम, अंग्रेजी में एक शब्द होता है हार्ट बर्न भी होता है, कुछ देश, पश्चिमी देशों में कुछ हार्ट बर्न का भी ये नतीजा होता है। दूसरा आपने पूछा एजुकेशन पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको पूरी जानकारी है और आप पूरे एजुकेशन उसके बारे में लिया है,
तो आप जरूर करिए। एजुकेशन पीरियड में तो मैं मानता हूं पॉकेट मनी मिलती है मम्मी पापा से, बस ये ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि पॉकेट मनी वो गायब हो जाए, मम्मी पापा अगले महीने आप मांगने जाए वो कहें कि हम तो नहीं देते, तुम तो पैसे को उड़ा रहे हो। तो पूरी जानकारी लेके आप करिए। और 18 साल से नीचे का व्यक्ति जितेंद्र जी मान्यता प्राप्त नहीं होता है, उसको पूरी लीगल अथॉरिटी नहीं होती है एज पर लॉ। तो 18 साल से ऊपर जब हो जाए तब करिए। तब तक अगर आप उससे कम उम्र में भी जानकारी रखते हैं तो किसी गार्डियन की गार्डियनशिप में आप करिए, किसी एक्सपर्ट की मदद से करिए। पर अगर आप चमत्कारी हैं और 14-15 साल की उम्र में अगर आप पैसा बना सकते हैं, आपको नॉलेज है, तो व्हाई नॉट इज द आंसर। पर ध्यान से करिए, ये मेरी सलाह रहेगी जी। आइए चलें ठाणे, हमारे साथ हैं गुरुनाथ। गुरुनाथ जी स्वागत, सवाल पूछें। जी सर नमस्कार। नमस्कार। कोहली सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर मेरा क्वेश्चन था, अभी बीच में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो प्रोडक्शन हमारे जीडीपी के बारे में जो बताया, उन्होंने 6.1% रहेगा जी। तो सर ये जो मतलब प्रॉब्लम तो हमारे इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, और दुनिया में मंदी जो चल रही है जी, और देशों के बारे में उन्होंने बहुत कम मतलब प्रोडक्शन किया है, जैसे चाइना हो गया जी, जो डेवलप कंट्री है, अमेरिका वगैरह, उनसे हमारा ज्यादा बताया जी। तो सर हमारे देश में जो निगेटिविटी फैलाते रहते हैं लोग, कोई ऐसा हो रहा है, रुपया गिर रहा है, इन्फ्लेशन हाई है, तो सर मतलब कौन से कारण है हमारे फेवर में, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो ये प्रोडक्शन किया है, तो ये कितना सही है सर? थैंक यू। बिल्कुल, आईएमएफ की हम प्रेडिक्शन पे तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। अभी आपसे पहले किसी श्रोता ने कोई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को डिग्रेड किया गया, वो कोई व्यक्तिगत संस्था थी, एनजीओ थी, जिनको मैं नहीं मानता हूं। पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ऐसी संस्था है जो कि कॉन्स्टेंटली वर्ल्ड इकोनॉमी को एनालाइज करती रहती है। जी हाँ, उनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, उन्होंने साफ बोला, उन्होंने प्रशंसा करी भारत की, कि भारत का जो डिजिटलाइजेशन एफर्ट है उसकी वाकई प्रशंसनीय, और भारत एक चमकता सितारा उन्होंने बोला है, भारत की दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से बताया। अब मैं अगर गुरुनाथ जी क्यों उन्होंने कहा ये करूं तो बाकी का कार्यक्रम निकल जाएगा, पर देखिए भारत का इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हम फूड सिक्योरिटी यहां पर पूरी है, हमारे एक्सपोर्ट्स आज भी अच्छे हैं। अभी भी आंकड़ा आया है सितंबर का, उसमें भी 5-6% के करीब ग्रोथ दिखाई दी है, जबकि रिसेशन के कंडीशन होने के बावजूद ग्रोथ दिखाई दी है। बहुत सारे पैरामीटर्स है, हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाती रहती है, फिर भी बहुत अच्छी है। परचेज मैनेजर्स इंडेक्स हम देखें वो बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखें बहुत अच्छी है, डीजल कंजम्पशन देखें, जो पैमाने अर्थव्यवस्था की गति को जीएसटी कलेक्शन से जो उसको मापती हैं, वो सारे पैमाने हमारे बहुत बिल्कुल आला नंबर के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस सबको देखते हुए आईएमएफ और भी बहुत सारी चीजें देखता है। जो रिफॉर्म्स किए गए, इसका जिक्र किया माननीय जॉर्जिएवा जी ने, कि भारत में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उनसे बहुत फायदा हो रहा है। तो बिल्कुल हम चमकता सितारा है गुरुनाथ जी, ये तो मुझे लगता है सुन के हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाना चाहिए था। और जो आर्थिक जगत से जुड़े हुए हैं, आप तो नियमित श्रोता हैं मार्केट मंत्रा के, मैं समझता हूं मार्केट मंत्रा के श्रोताओं को तो मिलकर एक पार्टी करनी चाहिए थी सुन के कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची जा रही है। जी आइए चलें गाजियाबाद से हमारे साथ हैं दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। मार्केट मंत्रा के आप सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, और कोहली साहब को भी मेरी नमस्ते। नमस्कार दिनेश जी। कोहली सर, मेरा एक सवाल है जो कि ना तो किसी शेयर मार्केट से है न किसी उससे, मेरा सवाल केवल ये है, क्योंकि मैं मार्केट मंत्रा बहुत काफी समय से सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ब्लैंक हूँ, तो मैं बहुत समय से सुन रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि ये जो हमारी जो अर्थव्यवस्था, जो हमारी जो आयात या निर्यात है, ये जो डॉलर पर जो चलती है जी, मैं अब से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ सर, जब $1 की कीमत मात्र 34 रुपए हुआ करती थी, हाँ जी, और आज 82 रुपए प्लस में जा रही है जी, और इसी की वजह से जो है हर चीज पे महंगाई होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें उतार चढ़ाव कैसे होता रहता है, कि आज जो मतलब रुपया 10 पैसे कमजोर हुआ, आज 5 पैसे कमजोर हुआ, और ये जो डॉलर बढ़ता जाता है और हमारी करेंसी नीचे आती जाती है। जी दिनेश जी, आपका सवाल समझ आ गया। दिनेश जी देखिए, जैसे शेयर मार्केट होती है और किसी शेयर की कीमत ऊपर नीचे जाती है, तो उसको डिमांड और सप्लाई, मतलब जब मांग बढ़ती है किसी चीज की तो उसकी कीमत ऊपर जाती है। ठीक इसी तरह डॉलर की डिमांड, जब डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है, दुनिया का करीब 80 से 90% ट्रेड डॉलर में होता है, इंटरनेशनल डेट करीब 40% उसमें है,
डॉलर में है और फॉरेक्स रिजर्व जो देश दुनिया के देशों के वो भी ज्यादातर डॉलर में है, तो इस करेंसी की वजह से उसकी डिमांड बहुत रहती है। और हाल में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े दिनेश जी, तो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल देखा गया इमर्जिंग इकोनॉमीज में से अमेरिका की तरफ, तो उसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी, क्योंकि पैसा यहां से ले जाना है तो आपको डॉलर इश्यू कराने पड़ेंगे ना, तो इस वजह से डॉलर की कीमत बढ़ती जाती है। और भारत का आयात भी 86% क्रूड ऑयल का डॉलर पे है। जैसे जैसे डॉलर की मांग बढ़ती है उसके ऊपर इसमें कोई दिनेश जी बहुत चिंता की बात नहीं है। देखिए करेंसीज का मूवमेंट कोई जरूरी नहीं कि वो हेल्थ बताए। आपको हैरानी होगी जान के, मैं इस प्रश्न के अंत में ये बताता हूं कि कभी कभी कोई देश जानबूझ के अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है। पीछे चाइना ने किया था, जापान ने किया, और वो डीवैल्यू करता है अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए। तो इसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केट है। इसको समझने के लिए आपको जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के इर्द गिर्द जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो पूरी तरह से समझने पड़ते हैं। मैं सुनता हूं कई बार बहुत सारे जो राजनीतिक आलोचक होते हैं कि उस जमाने में $1 का $1 था, आज $1 जो है वो $82 का है। तो उनको मैं ये बताता हूं उस टाइम $1 जो खरीद सकता था और आज $1 जो खरीद सकता है, इसी प्रकार उस प्रकार तो हम 4 आने का घी लेते थे। मैं सुनता था अपने दादाजी से, दादी जी से, 4 आने का घी होता था, 2 आने की दाल होती थी। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी पे होता है। इसको आप ऐसे सीधा एब्सोल्यूट टर्म्स में इसको दिनेश जी नहीं समझिए, और आप चिंता नहीं करिए, आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। डॉलर भले ही ₹80 हो जाए, ₹90 हो जाए, आपको इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई और भारत सरकार इसको पूरी तरह से इस पे निगरानी रखती है। फ्रॉम उत्तर प्रदेश वी आर जॉइंड इन बाय संतोष सिंह। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग। शरद जी को भी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संतोष जी। हाँ सर, मेरा कुछ थोड़ा टैक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी जी जी। सर मुझे ये जानना है, ऑलरेडी हमने इस साल से ITR भरवाना चालू किया है जी। इसके पिछले साल से मैं पिछले 2-3 साल में नहीं भरवाया नहीं जी। जबकि मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मोस्टली मैं इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ जी। तो उसके पिछले साल कोरोना के टाइम में या उसके 1 साल पहले भी लॉस हो गया था, और इस साल जो है 21-22 में जी कुछ प्रॉफिट हुआ है जी। तो क्या मैं लॉस को, वो जो पहले हमारा लॉस हुआ 2-3 साल तक जी, वो मैं कैसे रिकवर मतलब ITR में इसको मैं ये कर सकता हूँ क्या, मतलब दर्शा सकते हैं? जी हाँ, आप उसको संतोष जी बिल्कुल, पहले तो मुबारक हो आपको, इस साल प्रॉफिट हुआ है। लॉस के बाद ऐसा लगा जैसे चांद निकल आता है जब अंधेरी रात के बाद। बिल्कुल आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ ही नहीं कर सकते संतोष जी, उसको कैरी फॉरवर्ड भी आप कर सकते हैं कि आप जो आपका प्रॉफिट हुआ है शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट ही होगा। शॉर्ट टर्म लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म गेन और लॉन्ग टर्म लॉस दोनों के अगेंस्ट हो सकता है। अगर कुछ बचता है तो आप उसको आगे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी करके सेट ऑफ कर सकते हैं। संतोष जी बिल्कुल अपने घाटे को रिकवर करिए। हम आपके घाटा वैसे तो रिकवर नहीं करा सकते, पर टैक्स की सलाह के जरिए जरूर आपका घाटा कुछ न कुछ रिकवर होगा, हम उम्मीद रखते हैं ऐसी। जी हाँ, ये चलें खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, नजर डालते हैं घरेलू शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार में पिछले सप्ताह दिवाली के साथ यानी मजबूती के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार, जबकि कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में प्रमुख सूचकांक घाटे में रहे हैं। एक ओर देश में 5 महीनों की उच्चतम खुदरा मुद्रास्फीति दर, दूसरी ओर अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के बैठक के ब्यौरे और मुद्रास्फीति संबंधी बेहतर आंकड़ों का निवेशकों पर असर दिखा। हालांकि देश में थोक मुद्रास्फीति दर में गिरावट, कच्चे तेल की घटी हुई कीमतें और वैश्विक शेयर बाजारों में हुई दिवाली से निवेशकों को कुछ समर्थन भी मिला। इन सबके बीच कारोबारी सप्ताह यानी शुक्रवार को समाप्त कल कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स साप्ताहिक आधार पर 271 अंक यानी 0.46% घटकर 57,920 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 129 अंक यानी 0.74% कम होकर 17,185 दर्ज हुआ। हालांकि अक्टूबर महीने में अब तक सेंसेक्स 0.86% पिछले माह की तुलना में ऊपर है। निफ्टी भी 0.5% बढ़ा है। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो BSE मिड कैप इंडेक्स इस सप्ताह 2.6% नीचे आया। स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.2% की कमी आई। Joining us now is Anil from Ghaziabad. We welcome you, Anil. Please ask your question. गुड इवनिंग कोहली जी। गुड इवनिंग सर, मेरा कंसर्न ये है कि मुझे इमीडिएटली 7 लाख की जरूरत है अपने बेटे की। जी, मेरे पास ये शेयर्स हैं, लेकिन मेजर कंपनी के हैं जिसका कल ही रिजल्ट आया 100 शेयर्स में, और जो कि मेरे 400 के परचेज थे। और तीसरा मेरे पास LIC पॉलिसी है जीवन श्री, जिसका मैं प्रीमियम 2016 में दे चुका हूँ, 2026 में मेच्योर हो रहा है, जिसमें मुझे 14 लाख मिल रहे हैं। और चौथा मेरे पास सिर्फ
2.5 लाख के म्यूचुअल फंड है, क्योंकि मैंने पिछले साल 5 लाख के निकलाए जी, और एफडीज भी है। लेकिन पीपीएफ को मैं टच नहीं करना चाहता, विच इज द बेस्ट वे कि मैं अपने शेयर्स को सेल करूं, जो कि मेरे 400 की खरीद के हैं, बहुत अच्छी खरीद के हैं पिछले कोविड के टाइम के, 54% प्रॉफिट है, या म्यूचुअल फंड जिसमें 10% प्रॉफिट है, या अपनी एफडीज को ब्रेक करूं या पीपीएफ से निकालूं। सर प्लीज, आई वांट इमीडिएटली विद इन 10 days मनी। अनिल जी देखिए, अगर इस समय आपको शेयर्स में प्रॉफिट आ रहा है तो मैं आपको संक्षेप में तो यही सलाह दूंगा कि आपको इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ी आप देख रहे हैं, मैं तो उसको मैं छोटा था तो एक क्रेजी बॉल होती थी, उसकी खासियत ये होती थी कि आप उसको हाथ ऊपर से गिराएं तो जितना गिराते थे वापस उसी ऊंचाई पे ऊपर टप्पा खा के वो ऊपर आती थी। कुछ मार्केट का मुझे वही मूड दिख रहा है, गिरती है फिर उठ जाती है, गिरती है, लगातार ये सिलसिला चल रहा है, और आगे थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं दिख रही, तो मार्केट झटका ले सकती है, ऊपर भी जा सकती है। पर मैं आपको सलाह दूंगा म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में अपना प्रॉफिट बुक करें और आप पैसे का इस्तेमाल करें, और जब मार्केट नीचे जाए तो वहां आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। जी, गुरुग्राम से हमारे साथ हैं बीबी नंदा साहब, सवाल पूछें। स्वागत आपका। यस, आई एम बीबी नरूला कॉलिंग फ्रॉम गुड़गांव। हाँ जी नरूला जी, स्वागत आपका। You see, I had redeemed one short-term debt fund within 2 years. Yeah. So there would be a short-term gain. Yeah. And as I understand, the short-term gain on a debt fund would be 30%. Yeah. But my income slab is less than 5 lakhs, so there's zero tax. But Yeah. now when I redeemed, how much tax do I need to pay? Will it be added in my income or will it be 30% tax? No, it will be Mr. Narula, added to your income. You will have to calculate it with your other incomes and apply the slabs, as you've been applying for your other income. So basically your slab will start, since I suppose you are a senior citizen or a super senior citizen. Then you apply the basic slabs and then add this income also, the short-term capital gains from debt funds. And it will go like normal income, and it will also be taxed like normal. So if there's anything left in your slab, you will be allowed the exemption as well. Moving on, the Wall Street slumped further yesterday. Minutes after the Federal Reserve meeting showed policymakers agreed to the need to maintain a more restrictive policy stance. The Dow Jones Industrial Average fell 403 points or 1.3% to close at 29,635. The S&P 500 lost 87 points or 2.4% to finish at 3,586, and the Nasdaq Composite dropped 328 points to end the session at 10,321. बहुत संक्षिप्त यानी आपके विचार समझना चाहेंगे, जो सोमवार से बाजार फिर शुरू होगा तो कैसे आसार हैं अगले सप्ताह? कभी धूप कभी छांव मनोज, और वो क्रेजी बॉल का जो मैंने दृष्टांत दिया वही लगता है मार्केट को। दो फोर्सेस, एक रसाकशी का खेल लगातार चल रहा है। आप देखते हैं ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। निवेशकों के लिए सलाह है कि वो जब भी डिप आए थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। ट्रेडर्स फिलहाल के लिए मार्केट से दूर रहें तो अच्छी स्ट्रैटेजी बनेगी। बस यहीं पर पहले श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि उत्साह के साथ आपने भाग लिया, और श्रोताओं की ओर से शरद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Sharad, for being with us. And before we close, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India jumps to the 40th rank in the Global Innovation Index. Key domestic indices ends lower yesterday. Sensex closes at 57,920 points. Nifty settles at 17,185 level. And US stocks slump yesterday after Fed officials decide to take measures to bring down inflation. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.